Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Today we will start exercise 8.2. It is very much similar to exercise 6.4 and 6.5 of class 9th. ऑलमोस्ट उसी तरह की है, काफी सारा कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, एक उसी को आपका समझो रिव्यू किया गया है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स दी, तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं, वन बाय वन करेंगे। क्या डाटा गिवन है? एक राइट एंगल ट्राइंगल सामने बनी हुई है, इसके तीन वर्टिसेस आ गए, एक एंगल आपका 40 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह एक आपके पास एंगल 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री आ गई। हमने सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब है जो रिमेनिंग अननोन है वो फाइंड करने हैं। रिमेनिंग अननोन कौन से होंगे? सिंपल सी बात है, तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं, तो जो चीजें मिसिंग होगी वो फाइंड करनी है। दो एंगल हमारे पास गिवन है, एक 90 है और एक 40 है। दो एंगल गिवन है और एक साइड भी गिवन है, तो दो एंगल एक साइड, ये एक केस आ गया। इसका मतलब है हमने फाइंड करना है, तीसरा एंगल फाइंड करना है और फिर रिमेनिंग साइड्स फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि सबसे बेस्ट वे होता है जो चीजें दो गिवन पहले वो तीसरी फाइंड कर लो। मसलन यहां पे आपके पास दो एंगल्स गिवन है, साइड एक है ना, तो दो एंगल्स है तो पहले तीसरा एंगल निकालो फिर साइड्स की तरफ आओ। इसी तरह कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन होती है, तो पहले थर्ड साइड निकालो फिर आप एंगल्स निकालने की तरफ जाओ। ठीक होगी बात। बाकी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेस्ट वे यही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीसरा एंगल निकालना है। दो अगर एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि आप कैसे निकालते हो। तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है? 90 डिग्री। तो सॉरी 180 डिग्री। तीनों एंगल वहां पे पुट करोगे, वहां से वैल्यू निकालोगे। एक चीज, दूसरी बात, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी नेमिंग स्कीम बता दूं कि किस तरह से नाम दिया जाता है, साइड्स के भी और एंगल के भी। आपके पास एक ट्रायंगल दी हुई है, ए बी और सी उसके वर्टिसेस हैं, ये तीन कॉर्नर आ गए, ये आ गया ए देन बी एंड देन सी। ए के ऑपोजिट जो साइड होती है, ए के ऑपोजिट साइड, उसको स्मॉल ए का नाम दिया जाता है। ठीक है, बी के ऑपोजिट साइड को क्या नाम दिया जाता है? स्मॉल बी। और सी के ऑपोजिट जो कि 15 लिखी हुई है, अगर इसको मैं डिनोट करूंगा तो किससे करूंगा? स्मॉल सी से। ये साइड्स की नोटेशन आगे की किससे डिनोट होगा? फिर आ जाते हैं एंगल की। जो आपका एंगल ए है उसके अलोंग आपका उसी ए पे जो पॉइंट एंगल बना हुआ है उसको हम नाम देते हैं अल्फा का। जो आपका बी है उसके अलोंग जो एंगल बनेगा उसको क्या नाम दे दूंगा? बीटा का। और जो सी है उसके अलोंग जो एंगल बनेगा उसको क्या नाम दे दूंगा? गैमा का नाम दे दूंगा। ठीक है, ये नेमिंग स्कीम है जो पूरे चैप्टर में यूज होगी, पूरी एक्सरसाइज में यूज होगी। ठीक है, तो ये आपने इसी तरह यूज करते हैं। सबसे पहले तीसरा एंगल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एज इन अ ट्रायंगल अल्फा प्लस बीटा plus gamma, sum of all three angle will be equals to 180 degree. So put the values of alpha, beta and gamma. बीटा की तो खैर हमें पता नहीं, वो हमने फाइंड करना है। गैमा हमारे पास कितना है? ये किस चीज का मार्क है? 90 डिग्री का, तो गैमा इज 90 डिग्री और अल्फा इज 40 डिग्री। यहाँ पे पुट कर दिया, तो 40 प्लस बीटा विल बी एज इट इज, देन 90 इज इक्वल्स टू 180। 40 प्लस 90 कितना बन गया? 130। 130 राइट साइड पे ले जाओ तो क्या बन जाएगा? 180 माइनस 130, तो बीटा विल बी इक्वल्स टू 50। ये हमारे पास आ गया है जी एक एंगल। अब हमने निकालनी है साइड। अब दूसरे मेथड पे आते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज एक गिवन है और बाकी दोनों निकालनी है, जिस तरह से आपके पास यहां पे क्या गिवन है? सी गिवन है, एक साइड गिवन है, दो साइड से निकालनी है। इस केस में आप क्या यूज करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करोगे। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप नोट कर लो कि अगर आपके पास इफ ओनली वन कंपोनेंट इज गिवन, वो साइड है या एंगल है, सिर्फ एक कंपोनेंट, इफ वन कंपोनेंट इज गिवन and remaining two, we have to find remaining two, then we will use trigonometric ratios. ठीक होगी बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार यूज होगा, तो ये आपने लिख लेना, अपने पास लिख लेना। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास आपके पास सी गिवन है। सी आपका अगर देखा जाए तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सी हमारा बेसिकली क्या बन रहा है? इसका
हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद अगर आप 40 डिग्री का एंगल कंसीडर करते हो, आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होगा वही आप एंगल लो, ठीक है। अगर आप वही एंगल लोगे तो उसको कंसीडर करोगे फॉर्मूला में, तो उसके लिहाज से ये हमेशा साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी, ये वाली साइड, और ये वाली साइड हमेशा बेस बनेगी, ठीक होगी बात। छोटी क्लासेस में ये बताया जाता है, या स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बेस है, जो वर्टिकल लाइन है परपेंडिकुलर, हालांकि इस तरह से नहीं होता। अगर आप साइन अल्फा, कॉस अल्फा, या जो भी साइन और कॉस के साथ एंगल ले रहे हो, वो अगर आप ये एंगल कंसीडर करते हो, जो भी एंगल कंसीडर करते हो, मैंने अगर 40 एंगल कंसीडर करूंगा तो इस 40 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो दूसरा बच जाएगा वो बेस होगा। हाइपोटेन्यूज में तो कंफ्यूजन ही नहीं ना, हाइपोटेन्यूज तो आपका सिंपल सी बात है, हाइपोटेन्यूज आपका कौन सा होता है, जो 90 के ऑपोजिट होता है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। बेस और परपेंडिकुलर की आइडेंटिफिकेशन की बता रहा हूं कि जो आप एंगल कंसीडर करोगे उस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। अगर आप इस अल्फा की बजाय बीटा एंगल कंसीडर करते तो फिर बीटा के लिहाज से आपका नीचे वाला परपेंडिकुलर बनता, फिर क्योंकि बीटा के सामने आपकी जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो फिर परपेंडिकुलर बनता है। इसलिए ऐसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बस बैठा लो कि आप हमेशा जो एंगल लोगे वो कौन सा लोगे, वो आप लोगे ये वाला एंगल, ये 40 डिग्री वाला, मतलब वो एंगल जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा होगा, ऊपर वाला नहीं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उस लिहाज से फिर हमेशा परपेंडिकुलर यही वाला आएगा, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होगी और जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक होगी बात। तो मैं भी यहाँ पे यही काम करूंगा। मैं क्या काम करूंगा, मुझे हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है जी, 15 लूंगा हाइपोटेन्यूज, उसकी मदद से मैं फाइंड कर लेता हूं जी, यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब बेस भी हो सकती है कोई भी। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ये दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, साइन में। सम पीपल हैव साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये मैं चीज आपको बता रहा था कि अब आपने साइन के साथ जो एंगल लेना है वो आपने ये अल्फा लेना है, ठीक होगी बात, क्योंकि अल्फा के लिहाज से हम चलेंगे, ये यही एंगल हमेशा लिया करोगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होगा। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लो कि आप कौन सा एंगल कंसीडर करोगे, वी विल ऑलवेज कंसीडर द एंगल विच इज फाउंड विद हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, ऑलवेज, ये अपनी आसानी के लिए, रूल नहीं है, आसानी के लिए सिद्धार्थ, ऑलवेज कंसीडर एंगल फॉर्म्ड विद एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन कह लो या एक्स एक्सिस कह लो, वो वाला एंगल बनाएंगे जो हमारा किसके साथ बना रहा हो, एक्स एक्सिस साथ, जो कि अभी यहाँ पे 40 बन रहा है, अल्फा बन रहा है, ठीक है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा आ गया ये सामने वाला, परपेंडिकुलर इज ए एंड हाइपोटेन्यूज इज सी, तो परपेंडिकुलर इज ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, सी की वैल्यू कितनी है 15 को इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, साइन अल्फा इज 40 डिग्री इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 15। ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे अगर आगे स्टेप अगर करें, ए विल बी इक्वल टू साइन अल्फा, साइन 40 की वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई साइन 40, साइन 40 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 15 मल्टीप्लाई साइन 40 होता है 0.6428, मल्टीप्लाई किया और ये आपका आंसर आ गया है जी 9.64। ये आपके पास एक एंगल, ये साइड निकला, एक एंगल बीटा निकला, एक साइड भी निकल आई। अब लास्ट साइड रह गई है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या जिस तरह से आपने साइन 40 लिया इसी तरह आप दूसरे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो, उससे भी निकाल सकते हो। दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आपके पास ए आ गया, ए कौन सी साइड है, ये वाली साइड आ गई, आपके पास सी साइड पहले से गिवन है, तो ए दो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप यहां से भी बी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, मैं जिस मेथड से हमने पहला किया मैं उसी से कंटिन्यू कर देता हूँ। जिस तरह आपने साइन अल्फा से निकाला है, इसी तरह अगर आप कॉस अल्फा लेते
तो कॉस में क्या आ जाता है, कॉस में आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज भी गिवन था, अल्फा भी गिवन था, तो वहां से बेस निकाल लेते, तो वो वाला भी मेथड किया जा सकता है। मैं उसी से करा देता हूँ, बाकी आपको चॉइस मैंने बता दिया कि आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। सो कॉस 40 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें क्या है बी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही 15 है। 15 को इसी तरह उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेस विल बी इक्वल्स टू cos 40, 15 इंटू कॉस 40, 15 इंटू कॉस 40 क्या बन जाएगा, 15 इंटू कॉस 40 की वैल्यू, कॉस 40 होता है 0.7660, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास बी आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11.49 मीटर। मीटर में सारा डाटा था, तो ये हमारे पास इसी साइड आ, एक एंगल भी निकला है और बाकी दो साइड्स भी निकल आएंगे। इसी तरह हमने सारे पार्ट्स इसी तरह करने हैं। एग्जैक्टली सेम केस है पार्ट 2 भी, दो एंगल गिवन है और एक हमारे पास क्या है, साइड गिवन है। साइड हमारे पास कौन सी गिवन है, ये 50। 50 अगर आप देखो उसी तरह लेबलिंग कर लेंगे कि बी के ऑपोजिट साइड है तो उसको क्या नाम दे देंगे, स्मॉल बी का। ये हमारे पास सी है, सी पे हमारा एंगल क्या बनता है, गैमा। गैमा कितना आ गया जी, 90 डिग्री। इसी तरह बी है तो बी पे एंगल क्या बनेगा, बीटा। बीटा विल बी इक्वल टू 35.5 डिग्री। और ए के ऊपर हमने एंगल फाइंड करना है, तो मैंने क्या फाइंड करना है, बेसिकली अल्फा फाइंड करना है। एक अल्फा फाइंड करना है, फिगर में लेबलिंग कर लोगे तो सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे एक सी फाइंड करना है और एक साइड कौन सी फाइंड करनी है, ए फाइंड करनी है। वही स्टेप, जो चीजें दो गिवन है पहले वो तीसरी निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, दो एंगल्स गिवन है, तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे। एस इन ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल लिख लो, या इन ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। सो अल्फा वो हमने फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा इज 35.5 डिग्री प्लस गैमा इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये दोनों ऐड हो गए 125.5 डिग्री बन जाता है, और उसको उसी स्टेप में मैं उधर माइनस भी कर रहा हूं, 180 माइनस 125.5 डिग्री विल बी इक्वल टू 54.5 डिग्री, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अल्फा हमारे पास आ गया, चलो जी ये काम तो हो गया। अब मेरे पास साइड्स आ जाते हैं। साइड अगर आप देखो वही काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, 35 डिग्री। तो मैं 35.5 डिग्री को ही कंसिडर करूंगा, जिस लिहाज से ये मेरा आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास आ जाएगी बेस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर अगर गिवन है तो मैं ले लेता हूं, समझो यहां पे tan बीटा। tan से क्या होगा, tan इज इक्वल टू, इज tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर गिवन है तो आपने ऐसा ही लेना है जिसमें एक पार्ट एटलीस्ट गिवन। अब जिस तरह से tan में परपेंडिकुलर गिवन है तो वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप लेते हो cos, उसका कोई फायदा नहीं है। cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ना बेस पता है ना हाइपोटेन्यूज पता है, इसलिए cos नहीं आप लोगे, tan ले सकते हो या sin ले सकते हो, उसका फायदा है। ठीक है, तो tan मैं ले लेता हूँ, tan क्या बनेगा, tan ऑफ, वही बात दोबारा से कि एंगल कौन सा लेना है, जो ओरिजेंटल एक्स एक्सिस के साथ बनना है, बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है, बी डिवाइडेड बाय बेस क्या बन रहा है हमारा, बेसिकली यहाँ पे ए, बी बाय ए, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो वैल्यूज पुट करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, tan बीटा, tan ऑफ बीटा, बीटा कितना है जी 35.5 डिग्री इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाय ए, ए हमारे पास फाइंड करना है। ठीक है, तो ए नीचे आ जाएगा। अब इसको ए को उधर ले जाओ और उस tan 50 को इधर आके डिवाइड कर दो, क्या बनता है हमारे पास, ए विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय tan 35.5 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करके ए विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 0.7133 इज इक्वल्स टू 70.1 मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई है जी, ए की। तो इसके ऊपर भी लगा दिए ब्लॉक, जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है उन्होंने पूछी होती है, जब वो निकले उसके ऊपर ब्लॉक लगा दिया करो, ये चेकर के लिए भी बड़ी आसानी होती है।
वो चेकर को कोई ढूंढना नहीं पड़ता, अच्छा फाइनल आंसर कहाँ निकाला हुआ। समझा की बात, ये भी एक टेक्निक होती है कि आपको इजीली उसको आंसर मिल जाए। ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ए निकल आया, पीछे क्या रह गया सी। सी मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन था, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों किस में आते हैं, दोनों आते हैं साइन में, तो आप साइन ले लोगे। ठीक होगी बात। साइन ऑफ, एंगल तो मैंने बताया वही लेंगे, साइन इज इक्वल टू, साइन किस किस की रेशियो होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है जी, यहाँ पे परपेंडिकुलर इज बी और हाइपोटेन्यूज इज सी, तो परपेंडिकुलर इज बी डिवाइडेड बाय सी, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, साइन 35.5 डिग्री इज इक्वल टू बी, बी इज 50 डिवाइडेड बाय सी, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सी एज इट इज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में वही काम करेंगे, सी इस तरफ आ जाएगा और वो 35, साइन 35 डिग्री उस राइट साइड पे चला जाएगा। तो क्या बना, सी विल, दिस इंप्लाइज दैट सी विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय साइन 35.5 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 0.5807 और सी दोनों को डिवाइड किया तो सी फाइनल, सी विल बी इक्वल टू 86.1 मीटर, ये मेरे पास आ गया है सी। नाउ थर्ड पार्ट में थोड़ा सा काम डिफरेंट है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है ए और बी, और साइड एक निकालनी है। अब हमने एक साइड निकालनी है लेकिन एंगल्स दो निकालने हैं, तो ये काम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब आप क्या करोगे, पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि पहले जो आपके पास दो चीजें हैं पहले वो तीसरी कंप्लीट कर लो। तो मैं क्या करूंगा, ए बी गिवन है, सी कंप्लीट करना है, तो थर्ड साइड के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या है जी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है क्या, हमारे पास है सी स्क्वायर। बेस, बेस यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, मैं इसी को बेस लूंगा क्योंकि मैं एंगल बी को ही कंसीडर कर लूंगा। तो बी बेस हमारे पास ये आ गई जी, ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ गया बी का स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज पुट करता हूँ, क्या बनेगा, ए का स्क्वायर मतलब 12.5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 12.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 156.25 प्लस 225, दोनों को ऐड किया हमारे पास क्या आ गया, 381.25, ये मेरे पास आया सी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लिया, अंडर रूट, अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सी विल बी इक्वल्स टू 19.5 सेंटीमीटर, बाकी सारा सेंटीमीटर में है तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गया, 19.5। ठीक होगी बात, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट भी वही मेथड कि हमारे पास जो चीजें एक गिवन हो दो निकालनी हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस यूज करेंगे। हमारे पास एंगल कितने गिवन है, सिर्फ गैमा गिवन है, आपने बीटा भी निकालना है और अल्फा भी निकालना है, तो बेस्ट ये है कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वही आप निकाल लो। तो आप यहाँ पे क्या निकालो, यहाँ पे अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है, अब आपके पास तीनों साइड्स गिवन है, अपनी मर्जी का आप कोई भी लगा सकते हो, जो दो साइड्स तीनों ही गिवन है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस लगा सकते हो। यहाँ पे मैं वो लगा देता हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन में डाटा गिवन था, मतलब बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ tan, ठीक है, और एंगल मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल के साथ वाला ही प्रेफर करूंगा कि वही लो। सो tan ऑफ बीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, tan थीटा कोई भी हो तो किसके, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर वही लिया जाएगा, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 15, परपेंडिकुलर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय बेस, बेस मेरे पास क्या आ जाती है जी, बेस आ जाएगी 12.5। सो इन दो को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1.2। अब हमने बीटा निकालना है, क्या बनेगा, tan बीटा
is equals to 1.2 है, so beta will be equals to, this implies that beta will be equals to tan inverse 1.2. इसका इनवर्स लिया तो ये आ जाता है ऑलमोस्ट 50.20 डिग्री। ये मेरे पास आ गया जी बीटा। बीटा इज इक्वल टू 50.20 डिग्री, ये आ गया है जी बीटा। ये हमारे पास साइड सी आ गई, हमारे पास बीटा आ गया। और लास्ट एंगल, अब बीटा भी अगर आपके पास आ गया, आपके पास गैमा भी पता है, तो दो एंगल आ जाए तो तीसरा निकालने के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सम वाला फॉर्मूला लगा लोगे। एस इन एनी ट्रायंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा तो हमने इसमें फाइंड करना है, बीटा कितना निकला है 50.20 एंड गैमा इज 90 डिग्री 180। इन दो को ऐड करेंगे और ऐड करके राइट साइड पे ले जाएंगे, या इसी तरह राइट साइड पे ले जाओ, 180 माइनस 90 माइनस 50.20 माइनस किया तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 39.8 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, उसमें कोई चीज डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जो एक स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है उसके लिए मैं इसके दो पार्ट्स करवा रहा हूं, अदरवाइज ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बस उसी के क्वेश्चन पार्ट्स बढ़ा दिए और इसमें कुछ भी नहीं है। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट कराऊंगा ताकि आपको ये समझा सकूं कि इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में जस्ट लिखा हुआ है, इससे फिगर कैसे बनानी है। जब आप फिगर बना लोगे तो आपका समझो क्वेश्चन नंबर 1 ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, मेन चीज एक शुरू में चीज गिवन है कि आपके पास एंगल जो गैमा है वो कितना है 90 डिग्री है। ये आपके पास मेन क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं, ठीक है। अगर गैमा 90 डिग्री है, गैमा किसके कोरस्पॉन्ड बनता है, पॉइंट सी के कोरस्पॉन्ड, ठीक है। बीटा किसके कोरस्पॉन्ड बनता है, पॉइंट ए के। और अल्फा किसके कोरस्पॉन्ड बनता है आपका, सॉरी बीटा बनता है बी जो पॉइंट होता है उसके ऑपोजिट, और अल्फा आपका ए के साथ बनता है, ठीक है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, जिस तरह यहाँ पे मैंने बनाई है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दी क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एक एंगल 90 डिग्री का, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। आपने गैमा शो कर दिया 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज क्या मैंने बताई है कि बीटा कहां पे, गैमा जहां पे बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, गैमा किस के कोरस्पॉन्ड होता है, सी के। तो आपने इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया, सी, ठीक होगी बात। ये पॉइंट क्या नाम दे दिया, सी। अब आपके पास ए और बी की चॉइस है, आपके पास एंगल कौन सा गिवन है, आपके पास गिवन है अल्फा, बीटा आपके पास नहीं गिवन, इसलिए मैंने अल्फा अगर गिवन है, ए किस, अल्फा किसके कोरस्पॉन्ड बनेगा, ए के, तो मैंने ए वाला पॉइंट यहां पे बनाना है, ये मैंने यहां पे बनाना है, सॉरी ये आपका लेबलिंग आ जाएगी इस तरह, ए यहां बनेगा और बी ये आएगा। क्यों, क्योंकि ए के कोरस्पॉन्ड अल्फा बनता है और अल्फा बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। हम क्या बनाते हैं, जो शुरू वाला एंगल लेते हैं, जो यूज करना होता है उसको हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे, आपने ए बी सी सारा क्वेश्चन के लिहाज से लेबलिंग करनी है, ठीक है। सी आपका 90 डिग्री वहां पे बन गया, ए आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमें चाहिए होता है वहां पे बन गया। अब बी कहां पे होता है, स्मॉल बी क्या बताया भाई, जो बी कॉर्नर होता है बी के ऑपोजिट होता है, तो ये वाला बी भी फिर इसी लिहाज से चेंज हो जाएगा, ये बी भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बी विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बी साइड ये है तो ये एंगल क्या होगा, बीटा एंगल होगा, लेकिन बी के ऑपोजिट साइड क्या होती है, स्मॉल बी। जिस तरह ये सी कॉर्नर है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल सी। ये हमने फाइंड करना है, ए है उसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल ए, ये आपने फाइंड करना, ठीक होगी बात। तो इस तरह से आपने फिगर बना ली। अब आप इसको सारे का सारा सॉल्व कैसे करोगे, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 किया आपने, किस तरह से। अब इसका कौन सा केस आ रहा है, जो हमने पहला पार्ट ही किया था, एक साइड गिवन थी और दो एंगल गिवन थे।
अगर एक साइड हो दो एंगल हो तो पहले तीसरा एंगल निकालते हैं, लेकिन उससे पहले भी ये सेकंड पार्ट ही मैंने क्यों कराया, फर्स्ट पार्ट क्यों नहीं कराया। फर्स्ट पार्ट में ये आपके पास टोटल डिग्री में गिवन था, लेकिन यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट में अल्फा देखो किस तरह गिवन है। अल्फा गिवन है 25 डिग्री 35 मिनट्स। तो मिनट्स वाला भी एक एडिशनल पार्ट ताकि इसमें सॉल्व करवा दूं कि इस तरह का भी आ जाए, जो कि आप वैसे 9th में आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी इसको मैं डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो अल्फा कैन बी रिटन एज 25 डिग्री, और मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस 35 मिनट को भी आप डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो ये किस में चला जाता है, डिग्रीज में चला जाता है। ठीक होगी, बस इसमें करोगे तो ये बन जाएगा 25 डिग्री प्लस इसको सॉल्व करो, ये बनता है 0.58, ऊपर क्या आ गया डिग्री। दोनों डिग्रीज में ऐड करोगे तो अल्फा विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 25.58 डिग्री। ये हमारे पास अल्फा आ गया, ये हमारा अल्फा हम यूज करेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अल्फा ये है, गैमा हमारे पास ये है, तो बीटा हम इजीली निकाल सकते हैं। इन एनी ट्रायंगल वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सारों की वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये वाली क्या वैल्यू आई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आई है जी 25.58 डिग्री प्लस बीटा प्लस गैमा इज 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां तक आ गया। अब इन दो को सॉल्व करो और इसको तो ले जाओ या इसको वैसे तो ले जाओ, क्या बन जाएगा, बीटा विल बी इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या 180 में से माइनस 90 भी माइनस हो जाएगा एंड माइनस 25.58 भी माइनस हो जाएगा। तो सारे को सॉल्व करो तो ये हमारे पास बीटा कुछ आ जाता है 64.41 डिग्री। मेरे पास आ गया है एक एंगल जो कि मिसिंग था, इस पे टिक लगा देते हैं। ये भी मेरा कैलकुलेट हो चुका है। अब मुझे नजर आ रहा है मुझे एक साइड फाइंड करनी है सी और एक फाइंड करनी है ए, तो वन बाय वन फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो गिवन क्या है, ये हमारा है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा नीचे क्या है जी बेस, और ये हमारे पास क्या है जी ए, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। हमारे पास बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों फाइंड करना है, तो मैं वन बाय वन बेस को यूज करके बेस और हाइपोटेन्यूज से फाइंड कर लेता हूं। बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों किस में आते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस यूज करूंगा और एंगल कौन सा यूज करूंगा, वही वाली बात कि एंगल वो यूज करेंगे जो कि आपका एक्स एक्सिस के साथ बनना है, मतलब अल्फा। तो अल्फा आप यहां पे यूज कर लोगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा ये बना, और इसी को यूज करके हम फिर कॉस की साइड्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या यूज कर लेते हैं, कॉस अल्फा। अल्फा वही आ गया, कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या है जी, बेस हमारे पास ये है 30, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो गिवन थी वो साइड गिवन थी सी। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या गिवन है जी, कॉस 25 डिग्री 35 मिनट, ऐसे लिख लो, पॉइंट में लिख लो, दोनों चीजें ही चल जाएंगी, डिवाइडेड बाय सी। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ब्रैकेट्स में लिख देता हूं। सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो सी को मैं लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इधर आके डिवाइड कर दूंगा। सी विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय कॉस 25 एंड 35 मिनट्स। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बनता है 30 डिवाइडेड बाय ये ऑलमोस्ट 0.9023, और इनको आपस में डिवाइड करो तो ये हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट 33.5। ये मेरे पास साइड निकला, ये सी, इसको मैं नीचे सेपरेट भी लिख लेता हूं, सी इज इक्वल टू 33.5, ये हमारे पास आ गया। ठीक होगी बात। हमारे पास यूनिट क्या चाह रहा है, सेंटीमीटर है, तो इसको भी लिख लेंगे सेंटीमीटर में। बीटा आ गया, सी साइड भी आ गई। अब हमारे पास क्या पेंडिंग है, सी, इसके ऊपर भी टिक लगा देते। अब हमारे पास पेंडिंग है जी ए। ठीक है,
ए अगर फाइंड करना हो और आपके पास जो गिवन डाटा था वो बी गिवन था, मतलब कि बेस गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है tan लगाएंगे और एंगल कौन सा लेंगे, हमेशा यही अल्फा। तो अब आप अप्लाई कर लोगे tan, सो tan ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या बनना था, परपेंडिकुलर हमारा बनना था बी, और सॉरी परपेंडिकुलर बनना था ए, परपेंडिकुलर लाइन बन रही थी ए डिवाइडेड बाय बेस हमारी बन रही थी बी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, tan ऑफ अल्फा, अल्फा इज 25.58 डिग्री, 25 मिनट 35 सेकंड्स भी पुट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका दोनों से निकल आता है, एक ही निकलता है। इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, बी इज 30, इस 30 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए निकल आएगा। ए क्या बनेगा, ए विल बी इक्वल टू 30 इनटू tan ऑफ दिस फंक्शन, tan इज दिस एंगल, इसका tan लोगे तो 0.4787 मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो मेरे पास निकल आएगा ऑलमोस्ट 14.54 सेंटीमीटर, ये मेरे पास निकल आएगा लास्ट साइड। इसी तरह एक और पार्ट इसका ट्राई कर लेते हैं, थर्ड पार्ट ट्राई कर लेते हैं। इसमें मैंने लेबलिंग अभी नहीं की, लेबलिंग ताकि आपके सामने करूं किस तरह से होगी, क्योंकि फिगर आपकी बनी हुई नहीं है इनमें किसी पार्ट्स में भी, जस्ट काम ही मेन ये है कि फिगर बनाना है। फिगर बन जाएगी तो आगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सारा सॉल्व हो जाएगा जिसके हमने सब पार्ट्स किए हुए। तो सबसे पहली चीज, एक चीज इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई गैमा क्या है 90 डिग्री, मतलब ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ठीक है। दूसरा काम क्या है, गैमा 90 डिग्री है, मतलब ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये किसकी वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ गैमा। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब गैमा किस पॉइंट पे बनता है, गैमा कोरिस्पोंडेंस होती है गैमा की पॉइंट सी के साथ, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है, सी। यहां तक भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई एंगल गिवन ही नहीं है, बाकी दो साइड्स गिवन है। इसका मतलब यह है कि ए और बी आप किसी को भी नाम दो, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल या ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि एंगल तो गिवन ही नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से आप इसको रख ले, समझो ए, इसको रख लो बी, इसमें आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी आप रख सकते हो, तो इसमें दोनों ही ठीक होंगे, ठीक है। उसके बाद ए के सामने कौन सी साइड होती है, इस ए के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इज 50 सेंटीमीटर, ये इसकी लेबलिंग होगी। बी के सामने साइड आपकी आ जाएगी, तो बी विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और अगर मैं नाम दूं सी, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बनेगी, ये साइड सी बनेगी। और क्या क्या रहेगा, ये हमारे पास एंगल बनेगा, किसके साथ बन रहा है, ए के साथ बन रहा है, तो ये हमारा एंगल बनेगा अल्फा। और ये हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा, बी पे बन रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा बी, बीटा। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया ताकि यहीं से पता चल जाए कि मेरा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड अल्फा, बीटा एंड सी, ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हमने अगर इस तरह से फाइंड करना हो तो पहले जो दो चीजें गिवन है उससे तीसरी निकालते हैं। पहले हमारे पास बी गिवन है, ए गिवन है, तो पहले मैं तीसरी साइड निकालता हूं। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट किया था कि दो साइड्स हो, तीसरी निकालनी हो, तो क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज में क्या है, c, so c square will be equals to base square इसमें क्या है, b square plus perpendicular square मतलब a square plus b square लिखा है, b square plus a square, वो एक ही बात है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्या बनेगा, b क्या है हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस a is 50 स्क्वायर, सो 25 का स्क्वायर लिया, क्या बन गया 625, देन 50 का स्क्वायर आ गया 2500, इस दोनों का आपस में सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 3125 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी एज 56 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गई है जी सी की वैल्यू, सो सी की वैल्यू कितनी आ गई है 56, ठीक होगी बात। अब मैंने निकालना है अल्फा और बीटा। सबसे पहले किसको हम प्रेफर करेंगे, अल्फा को, बिकॉज अल्फा इज मेकिंग एंगल फॉर्म विद
हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस के साथ बांधना है तो अल्फा ले लेते हैं, और साइड्स तो हमारे पास सारी गिवन, हमारे पास परपेंडिकुलर भी था, बेस भी, हाइपोटेन्यूज भी निकल आया, तो हम सारी यूज कर सकते हैं। मैं वही यूज कर रहा हूं प्रेफरेबली जो आपका क्वेश्चन में गिवन होती है, बेस और परपेंडिकुलर। अब बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आती है? tan थीटा। तो tan थीटा लोगे और आप बाकी एंगल फाइंड करोगे। tan थीटा, थीटा इसमें वही एंगल होगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, मतलब अल्फा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? tan अल्फा, tan ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर इज 50 डिवाइडेड बाय बेस, बेस हमारे पास आ गई है, बेस इज 25, कैंसिलेशन क्या बन गया? ऊपर नीचे कैंसिल 2, सो tan अल्फा इक्वल्स टू 2। और अल्फा अगर निकालना है तो क्या बन जाएगा? इसको साफ लिख देता हूं, tan, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा will be equals to tan inverse of 2। so tan inverse of 2 का tan inverse लोगे तो अल्फा will be equals to कितना आ जाएगा? 63.43 डिग्री। ये मेरे पास आ गया है जी अल्फा। अल्फा भी आ गया, इस पे भी टिक लगा देते हैं। अब मुझे बीटा निकालना है, दो, एक गैमा भी गिवन है, दो एंगल हो, तीसरा निकालना हो तो क्या करते हैं? सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एज इन any triangle alpha plus alpha plus beta plus gamma equals to 180 डिग्री। तो सारा की वैल्यू पुट करो, अल्फा इज 63.43 प्लस बीटा इज अननोन एंड गैमा इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट साइड पे जाके माइनस कर दिया तो क्या बनेगा? बीटा विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 63.43 माइनस करेंगे डिग्री, तो ये हमारे पास फाइनल बीटा निकला गया। बीटा विल बी इक्वल टू 26.57 डिग्री। दैट विल बी द आंसर ऑफ बीटा। सो क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी तमाम पार्ट्स हैं वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने करने हैं, वो एग्जैक्टली इसी तरह ही है, सिर्फ आपकी एक तरह की प्रैक्टिस है। सेम जस्ट वैल्यू चेंज हो रही है, अल्फा की एंगल 30 डिग्री है तो वो 40 हो जाएगा, 40 है तो 50 हो जाएगा, तो जस्ट उसमें वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी फिगर बनानी है और उसको फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आगे फर्दर सॉल्व कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले ये दोनों चीजें एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपने सारा 9th क्लास में एक्सरसाइज 6.5 से पहले किया, ठीक है, लेकिन एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब आप नीचे से अगर कोई देख रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका एंगल फिर ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एलिवेट करना वैसे भी क्या होता है? नीचे से ऊपर देखना। डिप्रेशन में क्या होता है? अगर डिप्रेशन वर्ड से देखो तो आप नीचे चले जाते हो, मतलब आपका मेंटली डाउन हो जाते हो। तो यहाँ पे उससे याद रखने के लिहाज से बता रहा हूँ कि वहां से आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन एक ये सिर्फ बनाने की तक होगा। यहां से अगर देखा जाए तो इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूं तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे अल्फा बना है तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनेगा, ये भी वही एंगल होगा, ठीक है। ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, या आपके जो वहां पे जो एंगल बन रहा है वही इधर बनेगा, तो ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं। तो इसलिए वैल्यू उतनी ही निकलती है, लेकिन आपने रिप्रेजेंट जो करना है पहले ऊपर से नीचे रिप्रेजेंट करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में, और एलिवेशन के केस में नीचे से ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक होगी बात। आगे सब वर्ड प्रॉब्लम्स में ये यूज होना था, इसलिए पहले मैंने इसको ओवरव्यू किया कि ये क्या चीजें हैं। ठीक होगी बात। सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है जी? अ टॉवर कॉस्ट्स अ शेडो दैट इज 20 मीटर लॉन्ग। एक टॉवर है, ठीक है, जाहिर सी बात, अगर टॉवर है तो वर्टिकल होगा। अगर ये वर्टिकल है, ठीक है, और सॉरी, अगर ये वर्टिकल है, ठीक है,
उसका कास्ट अ शेडो का मतलब उसका शेडो बन रहा है, शेडो बन रहा है तो सारी बात नीचे ग्राउंड पे बनेगा। उसका जो शेडो बन रहा है वो उसकी लेंथ दी हुई है, वो कितना है 20 मीटर। 20 मीटर ये लॉन्ग आ गया टॉवर, ये आपका आ गया है टॉवर वर्टिकल, ये आपका आ गया टॉवर, और ये उसका क्या आ गया जी शेडो, whose length is 20 meter. When angle of elevation of sun is 65 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन अभी क्या बताया है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, मतलब यहां से इधर ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और बनाना कहां पे एंगल, यहां पे कितना है जी 65 डिग्री। सो हाउ टॉल इज द टावर, तो हमने बताना है टावर की लेंथ कितनी है, बताओ कितना हाइटेड है वो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल सी बन गया जिसमें हमारे पास एक एंगल गिवन है, एक हमारे पास साइड गिवन है। ठीक है, और ये टावर के साथ क्या बन गया 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है, क्योंकि टावर वर्टिकल होता है और फ्लोर जो है आपका या ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल होता है, 90 डिग्री इसमें बनता है। तो ये आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर ट्राइंगल के लिहाज से देखा जाए तो ये आपका समझो बन जाता है बेस, बेस हमारे पास गिवन है, एंगल भी हमारे पास एक गिवन आ गया, ये हमारे पास एंगल गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशो में इन्वॉल्व है, बस वो लगा देना हमने, बेस और परपेंडिकुलर tan थीटा। इसका मतलब यहां पे लिख लोगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो tan ऑफ थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 40, सॉरी थीटा इज 65 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है जी टावर, टावर की हाइट कह लो, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो ये आपके पास आ गई है जी हाइट परपेंडिकुलर, और बेस, बेस उसका शेडो आ गया, वो कितना है जी 20, 20 को उस तरह मल्टीप्लाई करोगे, बस सिंप्लीफाई करके आंसर हाइट विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई tan ऑफ 65 डिग्री। tan 65 क्या होता है जी 20 इंटू tan 65 इज इक्वल टू 2.1445, मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.89, ये मेरे पास आ गया जी हाइट ऑफ टावर। बस हाइट लिख दो, ये हाइट ऑफ टावर ये आ गया। ठीक होगी बात। इन वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है, सबसे पहले आप अपनी आसानी के लिए एक राइट एंगल शुरू में ही बना लेनी, फिर आप लेबलिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा एक समझो टिप बता रहा हूं या हिंट दे रहा हूं कि आप राइट एंगल ट्रायंगल पहले से बना लेना, उसके बाद फिर लेबलिंग कुछ ना कुछ आपको करना आसान हो जाएगी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, Arif is standing on the top of a cliff 105 मीटर above a lake। एक आप कंसिडर कर लेते, ये हमारे पास आ गया समझो लेक, और इसमें एक साइड पे है जी क्लिफ जिसके टॉप पे ये उसकी आ गई हाइट 105 मीटर वो हाई है, और यहाँ पे उसके टॉप पे है जी आरिफ, ये आ गया है जी आरिफ इसके टॉप पे। ठीक होगी बात। अब द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहली बात एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा मतलब ऊपर से नीचे, टू अ बोट ऑन लेक इज 42 डिग्री। ये जो लेक है इसमें एक पॉइंट पे एक बोट खड़ी है, ये आ गई आपके पास बोट, और यहां आरिफ से जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक मिस्टेक होती है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके साथ बनाया जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब यहां पे 42 डिग्री बनाना है, यहां पे नहीं बना लेना, इस जगह नहीं बनाना। समझ आ रही बात। एंगल हमेशा इंक्लाइन लाइन या डिक्लाइन लाइन जो होती है उसका एक्स एक्सिस के साथ बनता है, तो ये हमारे क्या है एक्स एक्सिस है, इसलिए एंगल इसके साथ बनेगा 42 डिग्री। अच्छा, अगर ये 42 डिग्री है तो इसका यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग जो एंगल बनेगा या अल्टरनेट एंगल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 42 डिग्री, यहाँ अंदर भी वही बन जाएगा। मैंने शुरू में बताया था कि वही एंगल यहाँ पे सेम बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन है और ये ऊपर लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को एक ही लाइन कट कर रही है, तो ये आपके बन जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। तो
ये बन गया। अब ये भी 42 डिग्री आ गई, ये भी 42 डिग्री, इसकी हाइट भी गिवन है। फाइंड क्या करना है, हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम आरिफ, बोर्ड हमारी आरिफ से कितनी दूर है। अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो आरिफ आपका कहां खड़ा है, इसकी टॉप पे खड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस जो है ना वो हॉरिजॉन्टल ही बनता है। हॉरिजॉन्टल मतलब यहां से लेकर यहां तक इतना दूर, इतने फासले पे, अगर ये लेक का डिस्टेंस देखो ना कि इतना लेक से वो बोट ट्रेवल करके जाए तब वो आरिफ के लेवल तक पहुंच सकती है, या आरिफ जिस पोजीशन पे ऊपर टॉप पे है वहां तक पहुंच सकती है। तो बेसिकली आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट, ये फाइंड कर लेते हैं, ये फाइंड कर लेते हैं। आपने ये बेस फाइंड करनी है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करनी है, ये बेस फाइंड करनी है। यहाँ पे अपनी आसानी के लिए आप इनको नाम भी दे सकते हो ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। समझो ये आपका पॉइंट ए नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। तो आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, बी टू सी डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक होगी बात। अगर कंफ्यूजन होती है कि मैंने बी टू ए फाइंड करना है तो आप किसी जगह क्वेश्चन में आ जाता है तो आप वो भी एडिशनल फाइंड कर लेना। अगर आपको क्लियर नहीं होता क्या इसमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, जिन दो में डाउट होगा तो मैं यही स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि वो दोनों ही फाइंड कर ले, एक भी और दूसरा भी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी, ठीक होगी बात। अच्छा, आपके पास एंगल ये आ गया, ये हमारे पास आ गया थीटा, थीटा कितना आ गया जी 42 डिग्री। हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस जो कि हाइट है, इस क्लिफ की हाइट है। तो ये हमारे पास 105, मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर इज 105 मीटर। और हमने फाइंड क्या करनी है, बेस, बीसी हमारी क्या बनती है इसकी, बेस। तो ये आपने फाइंड करनी है। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है। अच्छा, परपेंडिकुलर और आपका आ जाता है, हाँ परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया। आपने tan थीटा लगाओगे क्योंकि इस tan थीटा में क्या यूज होते हैं, दोनों यूज हो जाते हैं, परपेंडिकुलर भी और बेस। परपेंडिकुलर अवर बेस, tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अवर बेस। और इन तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स में ऑलमोस्ट 99% tan थीटा ही यूज हुआ है, मतलब उस प्रॉब्लम में लिंक बेस और परपेंडिकुलर का ही कोई ना कोई होता है, ठीक है, इसलिए यही यूज हुआ है। तो ये उस लिहाज से ज्यादा इजी हो जाता है। क्या बन जाएगा, tan 42, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan 42 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है जी, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, यहीं पे अगर लिख दें तो क्या बन जाता है 105 डिवाइडेड बाय बेस। बेस आपने फाइंड करनी थी तो बेस हमारा बन जाता है बी टू सी, ये बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बी टू सी ये यहाँ पे भी लिख देते हैं डिवाइडेड बाय बी सी। डिस्टेंस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने लेंथ, बेसिकली डिस्टेंस बताना है तो इसलिए मॉड का साइन लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको उस तरफ ले जाओ, बी सी को, बी सी मॉड इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय tan 42, एंड tan 42 वैल्यू पुट कर देंगे 105 डिवाइडेड बाय tan 42 इज 0.9004। So 105 divided by 0.9004 will be approximately equals to 116, इसको मैं यूं लिख लेता हूं, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, बी सी की, इज इक्वल्स टू 116.61। ये आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इस बोर्ड से इस क्लिफ के बॉटम तक जा रहा है जिस पे आरिफ खड़ा हुआ है। समझ आ रही बात। Now in question number 5, a ladder that is 20 feet long is leaning against the side of building, ठीक है। मतलब ये आपके पास आ जाती है एक बिल्डिंग की साइड, ठीक है, ये आपके आगे समझो बिल्डिंग, उसके साथ लीनिंग अगेंस्ट का मतलब है जिस तरह से लैडर खड़ी होती है यूं टेक लगा के ऐसे टेढ़ी सी एक लैडर खड़ी हुई है, और इस लैडर की क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, कितनी है जी 20 फीट। मतलब कि लैडर ये है, ये आपकी लैडर है ना, तो आपकी इसकी लेंथ आ जाएगी 20 फीट, ठीक होगी बाद। ये पूरी लैडर पड़ी हुई है यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, अब ये सारी सी बात है, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा ग्राउंड आ गया जिसके ऊपर वो लैडर पड़ी हुई थी, ठीक है। अब करना क्या, इफ एंगल फॉर्म बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, लैडर एंड ग्राउंड, नीचे आ गया ग्राउंड, ये हमारे पास आ गया था ग्राउंड, ये हमारे पास आ गई थी लैडर, तो इन दो के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो यहां पे बनेगा, इट विल बी 75 डिग्री। नाउ
हाउ फार इज द बॉटम ऑफ लेटर, बॉटम ऑफ लेटर कहां पे है, बॉटम ऑफ लेटर ये हमारे पास है बॉटम ऑफ लेटर। सबसे पहले नाम दे दिया करो, इजी हो जाएगा, ए बी और सी। सो पॉइंट ए इज एक्चुअली द बॉटम ऑफ लेटर। हाउ फार इज द बॉटम ऑफ लेटर फ्रॉम बेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की बेस क्या है, बेस होता है नीचे वाला पोर्शन, उसकी बेस क्या है, पॉइंट सी। तो वो ये कह रहे हैं कि आपका जो बॉटम ऑफ लेटर है मतलब ए, वहां से बेस कितनी दूर है, तो हमने फाइंड क्या करना है, ये यहां से लेकर यहां तक ए टू सी, ये हमने करना है फाइंड। सो हमने ए टू सी का मॉड फाइंड करना है। एंड थीटा एंगल इज गिवन है 75 डिग्री एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल जो बी, सॉरी हाइपोटेन्यूज ए टू बी, ये जो लेडर की लेंथ है ये हमारे पास गिवन है ए टू बी, ये हमारे पास गिवन है कितनी, 20 फीट। तो यहां पे हमें क्लियर कर नजर आ रहा है कि हमारे पास ए सी बेसिकली क्या बन रहा है, उसकी बेस, तो बेस फाइंड करनी है, थीटा दिया हुआ है, और ये ए बी हमारा बन रहा है हाइपोटेन्यूज, हमारा क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज। सो सेलेक्ट दैट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो व्हिच इन्वॉल्व्स बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो वो हमारे पास आ जाती है cos थीटा। सो क्या लिख देंगे, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस आवर हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज, बेस हमारी है ए सी और हाइपोटेन्यूज हमारा है ए बी, ए बी। ये आगे आप सारों की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की भी और बाकी सब भी। cos थीटा, थीटा इज 75 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी हमारे पास वो हमने फाइंड करना है इसमें, ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं ताकि डिस्टेंस को डिनोट करिए, तो हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय ए बी मॉड, ए बी मॉड कितना है जी, क्वेश्चन में गिवन है 20 फीट। तो इसको उस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, ए सी विल बी इक्वल्स टू 20, ये 20 जो नीचे है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू cos 75, cos 75 मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल्स टू 20 इंटू cos 75, cos 75 होता है 0.2588, सो ए सी विल बी इक्वल्स टू 5.16, और फीट में सब कुछ डाटा चाह रहा है तो इसलिए ये आपके पास आ गया कि बेस आपकी उस बिल्डिंग की बेस और ये जो बॉटम ऑफ द लेटर है ये इतने फीट दूर है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, उज़्मा इज स्टैंडिंग 50 मीटर्स फ्रॉम अ हॉट एयर बैलून। उज़्मा इज स्टैंडिंग, यहां पे लिख लेते हैं जी, उज़्मा इज स्टैंडिंग, ये आपके पास आ गया ग्राउंड, यहां पे आपका है जी हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून समझो ये इस तरह से वो बना होता है हॉट एयर बैलून, इसको बना लेते हैं, ये आपका आ गया, जरूरी नहीं है ये डिजाइन बनाना, आप जस्ट वर्टिकल लेंथ भी बना सकते। अच्छा ये है, यहाँ पे वो हॉट एयर बैलून पड़ा हुआ है। अब दैट इज प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ, मतलब वो भी उड़ने लगे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बैलून इज 28, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल बनेगा नीचे से टू द टॉप ऑफ द, टॉप कहां पे बन रहा है, ये टॉप बन रहा है, तो यहां से लेकर नीचे से ऊपर की तरफ एक एंगल बनेगा जो कि एंगल कितना गिवन है, 28 डिग्री। अगर ये एंगल यहां से उज़्मा अगर देख रही है और इसके टॉप ऑफ द बैलून पे 28 डिग्री बन, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून मतलब कि ये पोर्शन इसकी बन रही है हाइट, तो ये आपने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ बैलून फाइंड करनी है। और शुरू में एक और चीज कि उज़्मा हॉट एयर बैलून से कितना दूर खड़ी थी, ये लिखा हुआ था 50 मीटर, इसका मतलब है ये आपके पास उज़्मा से हॉट एयर बैलून तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना आ गया, 50 मीटर। ठीक होगी बात। अब आप आसानी के लिए क्या कर दो, उसके नाम दे दो, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इसका जो हॉट एयर बैलून पड़ा है उसका नाम दे दो बी, और उसका टॉप का क्या नाम दो, सी। तो अगर देखा जाए तो डाटा हमारे पास क्या गिवन है, ए टू बी जो उसकी बेस बन रही है, ठीक है, ए टू बी इज एक्चुअली इट्स बेस हुज वैल्यू इज 50 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द हाइट, हाइट इज एक्चुअली बी टू सी, तो बी टू सी फाइंड करना है, और हाइट हमारा उसका बेसिकली क्या बनता है,
परपेंडिकुलर। तो ये हमने करना है फाइंड। तो दोबारा से वही काम, बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है तो किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करेंगे? tan थीटा। यस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड परपेंडिकुलर इज अननोन। परपेंडिकुलर हमारा किसके इक्वल है? बी टू सी। ये हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय बेस। बेस हमारे पास किसके इक्वल है? 50। ठीक होगी बात। अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। थीटा हमारे पास कितना गिवन है? 28 डिग्री। सो इट कैन बी रिटन एज tan 28 डिग्री इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय 50. This implies that BC can be found by multiplying 50 into tan 28. उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, tan 28 की वैल्यू पुट करेंगे और दोनों का आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा? BC will be equals to 50 into 0.5317। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो BC का मॉड मतलब हाइट ऑफ बैलून वो हमारे पास कितनी आ गई? 26.59 मीटर। दैट इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बैलून। Now part number 7 is a man is in a boat that is floating 175 meter from the base of 200 foot cliff. क्या मतलब? ये इसी तरह का प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके। एक क्लिफ है हमारे पास, ये हमारे पास क्लिफ आ गया जिसकी हाइट कितनी है? 200 फीट। 200 फीट इज द हाइट ऑफ क्लिफ, ये आ गया। और उसके साथ हमारा क्या है कि एक बन रहा है, ये समझो एक लेक्स है जिसमें बोट ट्रेवल कर रही है। और बोट ट्रेवल कितना कर चुके? देखो, अ मैन इज इन अ बोट फ्लोटिंग 175 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ। ये जो बेस है, इस बेस को मैं बी का ही नाम दे देता हूं। बेस को, ये बेस ऑफ क्लिफ है। बेस होता है मतलब बॉटम उसका। ये यहां से 175 फीट जो है वो ट्रेवल कर चुकी है बोट। बोट अभी यहां पे पहुंची, ठीक है। बोट जहां पे पहुंची उसको नाम देते थे पोजीशन ए का, इसके टॉप को नाम देते हैं सी का। तो यहां पे बोट है और आपने बताना कि ये 175 मीटर यहां से ट्रेवल कर चुकी है। इस क्लिफ की हाइट भी दी हुई है 200 फीट। अब बताना क्या, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन मतलब बनेगा कहां से कहां? अप टू डाउन, ऊपर से नीचे बनेगा, अप टू डाउन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे बनेगा मतलब आपने सी से जब ए को ज्वाइन करोगे तो आप एंगल बनाओगे कहां पे? इस जगह, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हमने फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है बिटवीन क्लिफ के दरमियान और बोर्ड के दरमियान। ये हमारा आ गया क्लिफ का ऊपर और ये हमारे पास आ गई ए पॉइंट पे बोर्ड। तो ये फाइंड करना है। तो इनडायरेक्टली यहां पे वो एंगल जो बनता है वो इसी के इक्वल होता है। यहां पे आ जाएगा एंगल थीटा, ये भी वही एंगल होगा, ठीक होगी। सो यहां पे भी इजी है। जब आपने थीटा फाइंड करना है, थीटा इसके अंदर भी यही बन के, मैं फिलहाल इस पे फोकस रखूंगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, दोनों इक्वल होते हैं। जो इसका आंसर होगा वही उसका आंसर होगा। सो थीटा फाइंड करना है और ए बी गिवन है। ए बी का मतलब है बेस उसकी गिवन। ए बी क्या बन रहा है? बेस। बेस इज 175 फीट और परपेंडिकुलर भी गिवन है मतलब उसकी हाइट भी गिवन है। सो परपेंडिकुलर इज 200 फीट, ये उसकी हाइट आ गई। और थीटा फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होते हैं? ऑब्वियसली tan थीटा में। सो यूज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर इज 200 डिवाइडेड बाय 175। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/7। सो 8/7 ये आ गया। सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 7। पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका tan इनवर्स लेंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू 48.6 डिग्री। दैट इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। Now in question number 8, a flagpole casts a shadow 40 feet long. एक फ्लैग पोल है, ठीक है। ये एक फ्लैग पोल है जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है या नहीं भी लगा हुआ, मतलब ये एक फ्लैग पोल है। इसका
आपका जो शेडो बन रहा है, शेडो ऑब्वियसली कहां बनेगा, शेडो विल बी ऑन ग्राउंड, यहां पे बन जाएगा शेडो। वो कितना बन रहा है, 40 फीट। ये हमारे पास कितना बन रहा है, 40 फीट। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टू सन इज 31 डिग्री। जब आपके पास, ये आपका डिग्री में आ जाएगा, जब आपके पास मेजरमेंट एंगल मतलब आपका यहां पे कहीं सन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा शेडो बन रहा है, तो आपका ये जो एंगल बनेगा, एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर बनेगा, ये एंगल गिवन है। ये एंगल कितना है जी, 31 डिग्री। आपके पास 40 फीट आ गया, एंगल भी आ गया। अब फाइंड क्या करना है, हाउ टॉल इज द फ्लैग पोल। टॉल मतलब इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, जो कि इसकी हाइट बन रही है, और इसका जो ये पोर्शन है मतलब इसकी बेस गिवन है। बेस कितनी है जी, 40 फीट, और ये एंगल हमारे पास गिवन है मतलब थीटा गिवन है। तो सिंपल इज दैट थीटा इज 31 डिग्री एंड perpendicular is unknown, we have to find that, and base is given as 40 feet। तो perpendicular और base दोबारा से tan थीटा ही आ जाएगा, तो क्या बनेगा, tan of 31 डिग्री will be equals to perpendicular divided by base, and perpendicular is unknown, so perpendicular divided by base is 40 डिग्री। इस 40 को जस्ट दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर निकल आ जाएगा। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई tan 31 डिग्री। मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 40 इंटू tan 31। tan 31 क्या होगा, 0.6009। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 फीट। ये हमारा निकला है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बेसिकली क्या था, उसका हाइट ऑफ पोल, यही उस पोल की क्या थी, हाइट थी। Now in question number 9, a straight water slide is 175 feet above ground। ठीक है, एक आपके पास आ गया है जी, ये ग्राउंड आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास अच्छा 175 अबव द ग्राउंड है, मतलब ये उसकी हाइट है, ग्राउंड से इतनी ऊपर एक वाटर स्लाइड है, और जो कि वाटर स्लाइड मतलब यहां से स्ट्रेट वाटर स्लाइड इसलिए मेंशन किया कि स्ट्रेट है, उसमें कर्व वगैरह नहीं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट वाटर स्लाइड आ गई, ठीक है, और उसकी लेंथ भी दी है, एंड इज 200 फीट लॉन्ग है। उस स्लाइड की जो लंबाई है वो कितनी है, 200 फीट। ये हमारे पास आ गया 175 फीट, ये हमारे पास आ गया उसकी हाइट अबव द ग्राउंड, मतलब उसकी हाइट आ गई। अब फाइंड क्या करना, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ स्लाइड। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बनता है ऊपर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप यहां पे बना लोगे और मेंशन कर लोगे कि आपने ये फाइंड करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है। और ऑल्टरनेट एंगल मीन यही एंगल यहां पे बन जाएगा, इट मीन वी हैव टू फाइंड थीटा, यहां पे आपने ये फाइंड करना है। अब फिगर से हमें नजर आ रहा है, अगर इसके मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी, तो आपके पास क्या बन रहा है, थीटा आ गया फाइंड करना, ठीक है। या नाम नहीं भी देता तो हमारे पास ये हमारा क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इज गिवन, परपेंडिकुलर इज 175 फीट एंड 200 इज द हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज इज 200 फीट, ये गिवन है। अब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और थीटा ये सब किस में इन्वॉल्व होते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, साइन थीटा। सो वी विल यूज साइन थीटा। साइन theta will be equals to perpendicular divided by hypotenuse। perpendicular is 175 divided by hypotenuse which is 200, so after cancellation we will get 7 by 8 equals to sin theta। theta find करने के लिए क्या कर लेंगे, just sin inverse, so theta will be equals to sin inverse 7 divided by 8, 7 by 8 उसका इनवर्स लिए तो आपके पास आ जाएगा 61 डिग्री। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 61 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है जी,
Zan wants to measure the height of a tree. He walks exactly 50 meter from base of tree. क्या मतलब, अगर आपके पास ये आ गया है एक ग्राउंड और इसके ऊपर यहाँ पे है जी एक ट्री, ठीक है, ये आपके पास आ गया है ट्री, एक ट्री बना दिया। अच्छा, मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है, डिजाइन नहीं बनाया, जस्ट एक वर्टिकल लाइन, ये आपके पास ट्री आ गया। अब जैन अब यहां से हाइट मेजर करना चाहता है और क्या मेंशन है, ही वॉक्स एग्जैक्टली 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस इसकी आ गई, ये बेस आ गई समझो पॉइंट बी पे, यहां से वो 50 मीटर ट्रेवल करता है, 50 मीटर ट्रेवल करता है और एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है ए, ठीक है। अब एंड लुक्स अप दैट द एंगल फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द ट्री, ये ट्री है, ये उसका टॉप है, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। अब वो जहां पे पहुंचा है, मतलब वो कहां तक पहुंचा था, पॉइंट ए तक, यहां से जब वो देख रहा है यहां से ऊपर की तरफ, उसके टॉप पे देख रहा है, तो वो जो एंगल बना रहा है वो क्या लिखा, फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 33 डिग्री। तो दिस एंगल इज 33 डिग्री। तो जैन जो है वो ट्री की बेस से, मतलब पॉइंट बी से ए की तरफ आया, वो 50 मीटर आया। तो फाइंड हमने क्या करना है, ये हमारे पास 50 आ गया। फाइंड हमने करना है हाउ टॉल इज द ट्री, मतलब ट्री की हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक होगी बात। हाइट मतलब अगर फिगर के लिहाज से देखा जाए तो आपने फाइंड करना है बी टू सी। बी टू सी इसकी क्या बन रही है, हाइट है, जो कि हमारा अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का देखें तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर। ये हमने फाइंड करना है। गिवन क्या है, गिवन मेरे पास है बेस ए टू बी, ए टू बी, ये हमारे पास गिवन है। और अगर फिगर के लिहाज से देखा जाए तो ये इसकी बनती है बेस, तो बेस इज इक्वल्स टू 50 मीटर। एंड लास्ट थिंग इज थीटा, एंगल हमारे पास गिवन है, एंगल इज 33 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल्स टू 33 डिग्री। तो सिंपल, आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और थीटा इन्वॉल्व है, तो दोबारा से उसी तरह जिस तरह पहले कई क्वेश्चंस में कह चुके हैं, tan थीटा विल बी यूज्ड हियर। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर divided by base. Perpendicular is unknown, we have to find perpendicular which is equals to BC, ये हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय बेस। बेस हमारे पास कितनी है जी, 50 मीटर, ये न्यूटन लिख दिए, 50 मीटर है 50। और लेफ्ट साइड पे tan थीटा है, तो थीटा कितना है, tan ऑफ 33 डिग्री इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय 50। यहां से आपने बी सी मतलब उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, सो बी सी विल बी इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई tan 33। इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू tan 33 की कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाती है 50 इंटू 0.6494। So after multiplication, we will get BC is equals to 32.47। तो 32.47 मीटर में सारा डाटा गिवन है, तो 32 पॉइंट, ये असल में क्या आ गई मेरे पास, हाइट ऑफ ट्री, ठीक होगी बात। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम 100 मीटर ऑब्जर्वेशन टावर ऑन द बीच, एक बीच है, उसका एक ऑब्जर्वेशन टावर मतलब एक टावर है, ठीक है, 100 मीटर उसकी लंबाई बता दी है, 100 मीटर ये आ गया, और ये बीच पे है, समझो ये आपका बीच वाला वो पॉइंट आ गया, ठीक होगी बात। इसको नाम भी दे देते हैं, बी ही नाम दे देते हैं, बीच जो है वो समझो पॉइंट बी। आगे क्या है, अ मैन साइट्स अ वेल इन डिफिकल्टी, उस टावर से एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि एक वेल है वो मुश्किल में है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द वेल इज 7 डिग्री। इसका मतलब यह है कि ये जो बीच था, बीच के बाद मतलब यहां पे आपका समझो रिवर आ गया, सी आ गया, तो ये जो मैन है वो यहां से इस ऑब्जर्वेशन टावर से ऑब्जर्व कर रहा है एक वेल को, वो वेल यहां पे इसको ऑब्जर्व कर रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से जो नीचे एंगल बना रहा है, एंगल किससे बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से। सो दिस एंगल इज एक्चुअली 7 डिग्री। If this angle is 7 degree, then this is also 7 degree because it is a alternate angle of upper one. So ये भी 7 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे वो वेल है, इस जिस पॉइंट पे वेल है उसका नाम दे देते हैं समझो ए पे, जो इसका टॉप है यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको सी पे, क्योंकि बी हो गया रेडी, इसको बी नहीं, इसको कर देते हैं सी, ठीक है। अब फाइंड क्या करना, हाउ फॉर इज द वेल फ्रॉम
शॉर्टर लाइन। मतलब आपके पास ये जो लाइन है जहां तक बीच वाला पॉइंट है इस तक का डिस्टेंस कितना है, ये जो वेल है कितनी दूर है। तो बेसिकली आपने फाइंड करना है ये डिस्टेंस ए टू बी। ए टू बी क्या है, बेसिकली इसकी समझो बेस। तो ये हमने फाइंड करना। ठीक होगी बात। तो डाटा लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास 100 मीटर इसकी हाइट है। हाइट का मतलब है ये हमारी फिगर के लिहाज से, राइट एंगल के लिहाज से क्या गिवन है, इसका परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि बी टू सी डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट इज अवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 100 मीटर। सेकेंड थिंग इज थीटा, एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 7 डिग्री, ये भी गिवन है। लास्ट थिंग which we need to find is AB। AB ये हमने फाइंड करना है जो कि हमारी बनती है बेस, ये हमारा अननोन है। तो दोबारा से वही परपेंडिकुलर और बेस आ गया, मतलब हमारे पास tan थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा। सो tan थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 7 डिग्री। सो tan 7 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज गिवन एज 100 मीटर डिवाइडेड बाय बेस इज अननोन। बेस हमने फाइंड करना है, या बेस की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, बेस इज ए टू बी, बेस इज ए टू बी। अब यहां पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने ए टू बी कैलकुलेट करना है। तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। इनको आप नाम भी दे सकते हो, ए बी जरूरी नहीं है, ए बी को कोई डिस्टेंस डी का नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया, तो वो भी आप कर सकते हो। खैर ए बी को आप उससे ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर ले जाओगे और tan 7 डिग्री को नीचे ले आओगे। ये क्या बन जाएगा, ए बी मॉड मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी विल बी इक्वल टू 100 divided by tan 7 degree. So 100 divided by tan 7, tan 7 is equals to 0.1227 is equals to, डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम इज 814.3 और मीटर में 4 है तो ये मीटर, ये हमारे पास आ गया है उसकी बेस की वैल्यू या उसका डिस्टेंस क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 या 13 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि डबल एंगल है तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी ज्यादा है। इससे प्रीवियस जितने क्वेश्चन भी आपने किए हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट के लिहाज से भी आप मार्क कर लो। स्टार्ट करते हैं। रूबा इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड मिड वे बिटवीन टू ट्रीज, मतलब आपके पास दो ट्रीज हैं, उसके दरमियान में एक समझे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे बीच में कहीं अरूबा है जी, यू कह लो। ठीक है, तो ये आपके पास है दो ट्रीज हैं। यहाँ पे पहला ट्री आ गया पोजीशन ए पे, पहला ट्री कर लो, दूसरे पे क्या करते हो, दूसरा ट्री आ गया। ये समझो ट्री 1 कर लो और ये आपका आ गया है जी ट्री 2, दो ट्री आ गए। अब क्या आगे गिवन है, 100 मीटर अपार्ट। एक चीज ये गिवन है कि जो ए से बी तक का गैप है, मतलब हमारा ए से बी तक का जो गैप है वो कितना है, ए से बी तक जो दोनों ट्री से एक दूसरे से दूर है वो कितने दूर है, 100 मीटर। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास एक डाटा गिवन है कि ट्रीज कितने दूर है, 100 मीटर। अब आगे और क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ मतलब अब दोनों की बात हो रही है 1 बाय 1। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स भी दोनों एंगल्स की बात, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ ट्री इज 13 डिग्री एंड 18 डिग्री। अब अरूबा जहां से देख रही है दोनों ट्रीज को, मतलब एक ट्री एक तरफ होगा, ठीक है, एक तरफ आ गया एक ट्री और एक तरफ आ गया दूसरा ट्री। ठीक है, अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ट्री पे जो एंगल बन रहा है, ये एक ट्री पे वो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बन रहा है तो 13 डिग्री बन रहा है, और दूसरे ट्री पे जो आपका एंगल बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है यहाँ पे जी, 18 डिग्री। ठीक है, दूसरे वाले की मैंने हाइट थोड़ी ज्यादा रखी है क्योंकि एंगल भी 180 लिख दिया, एंगल भी इसका क्या है, बड़ा है 18 डिग्री, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये लाइन ऊपर होती जाएगी, एंगल बढ़ता जाएगा, इसलिए उसकी मैंने थोड़ी सी हाइट भी ऊपर रख ली है। अब फाइंड क्या करना, ये तो बन गया हाउ मच टॉलर इज वन ट्री देन द अदर, मतलब एक ट्री दूसरे से कितना बड़ा है हाइट में। ठीक होगी बात। अब एक ट्री दूसरे से कितना बड़ा है, तो सबसे पहले आपने अगर पहले वाला ट्री जो है ट्री 1 है उसकी हाइट को नाम दे दो, समझो इसकी हाइट है h1। दूसरा ट्री है तो उसकी हाइट को नाम दे दो h2।
H2। यहां से फिगर के लिहाज से हमें ये नजर आ रहा है कि H2 जो है, जो बड़ा एंगल है, उसकी हाइट भी ज्यादा है और छोटे वाले की हाइट भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि आपने बताना बेसिकली ये है कि दूसरे वाला पहले वाले से कितना हाइट में ज्यादा है। अगर पहले वाले का लेवल भी आप करो ना, इसको लेवल वाइज आगे लेके जाओ, तो ये ऑलमोस्ट इतने हाइट के बराबर है H1 इस लेवल तक, उसके ऊपर वो फालतू है। अब वो एडिशनल जो आपका है, ये बेसिकली आपने निकालना है। हाउ मच टॉलर इज वन ट्री देन द अदर, कि पहले वाला जो है, ये एक ट्री जो है वो दूसरे से कितना बड़ा है। H2 बड़ा था तो H2, ये कैसे निकालेंगे? अगर आप मैथमेटिकली इसको कन्वर्ट करो तो ये आपका बनेगा कि H2 अगर हमारी निकल आती है हाइट, हाइट हमारी जो सेकंड ट्री है उसमें से अगर आप H1 निकाल दो, H2 में से H1 निकाल दो, ये आपने फाइंड करना है। H2 में से H1 निकालने का मतलब है ये पूरी हाइट जो सेकंड हाइट है उसमें से फर्स्ट वाला सारा पोर्शन ये वाला निकाल दो, ये वाला H1 जितनी हाइट ये नीचे वाला निकाल दो, तो सिर्फ ऊपर वाला बच जाएगा। वो आपने बताना है। ठीक होगी बात। नाम मैं दे देता हूं, देखो ये A है, ये U है, इसको B का नाम दे दिया, इसको मैं नाम दे देता हूं C का, इसको नाम देता हूं D का। अब क्या तरीका है, देखो आप इस तरह से निकालोगे। अगर आपने दोनों की हाइट का डिफरेंस निकालना है तो सिंपल सी बात है, अगर आप H1 निकाल लो, फिर आप H2 निकाल लो, दोनों अलग अलग निकाल लो, दोनों की हाइट जब निकल आएगी तो फिर आपने सेकंड में से फर्स्ट हाइट को माइनस कर देंगे। ठीक होगी बात। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, वन बाय वन दोनों हाइट फाइंड करता हूं। अब वन बाय वन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग देखोगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे, छोटी ट्रायंगल ले लेते हो कि इन ट्रायंगल AUC, AUC, ये पहली ट्रायंगल की बात हो रही है, नंबर 1 ट्रायंगल, और ये दूसरी ट्रायंगल। ठीक है, AUC ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखो तो आपके पास क्या डाटा यहां पे गिवन है। आपके पास गिवन ये है, पहली ट्रायंगल में आपके पास एक तो एंगल गिवन है 13 डिग्री, और एक और चीज भी, बल्कि एक चीज हमने मिस की है, वहां पे वर्ड एक यूज हुआ है, इसका बड़ा यूज है, इसकी वजह से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या यूज हुआ है कि अरूबा जो बैठी है कहां पे, मिड वे बिटवीन टू ट्रीज है। मिड वे इसका मतलब है दोनों ट्रीज आपस में अगर एक दूसरे से कितना दूर है, 100 मीटर अपार्ट है, तो इसका मतलब मिड वे का दरमियान में अरूबा बैठी है। अगर दरमियान में बैठी है तो एक तरफ डिस्टेंस कितना होगा 50, और दूसरी तरफ भी कितना होगा 50। इसका मतलब है मुझे ये पता चल गया है कि इसकी जो बेस है, जो पहली ट्रायंगल की बात हो रही है, ये जो AUC इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसकी बेस AU, ये भी मुझे पता है। AU जो है, AU हमारा बेसिकली क्या बन रहा है, इसकी बेस जो कि कितनी गिवन है 50, हाफ गिवन। ठीक है, और मुझे क्या पता है, और मुझे पता है जी थीटा, थीटा इस ट्रायंगल का कितना है 13 डिग्री। तो बेस भी पता है, ये भी पता है। अब मैंने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड क्या करनी थी वन बाय वन दोनों हाइट्स। तो हाइट H1 फाइंड करनी थी, H1 ये फाइंड करनी है, और H1 बेसिकली है क्या, इस साइड का परपेंडिकुलर। तो ये मैंने फाइंड करना है। H1 कैसे फाइंड होगा, सेम tan थीटा लगेगा, बेस है, परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है, थीटा गिवन है, तो मैं tan थीटा से पहली हाइट निकालूंगा। क्या लिखूंगा, tan थीटा कौन सा लूंगा, थीटा हमारी कौन सी ट्रायंगल डिस्कस हो रही है, AUC। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 13 डिग्री, थीटा ये आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर इज H1, वो अननोन है, H1 आ गया डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितनी है जी 50। सो H1 यहां से कैसे निकलेगा, सिंपल 50 को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो H1 विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू tan 13 डिग्री। या आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 50 इंटू tan 13 क्या होता है जी, tan 13 इज 0.2308, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन जाएगा 11.54। किसकी वैल्यू निकलेगी 11.54, ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। सो H1 फर्स्ट हाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11.54 मीटर, एक वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक होगी बात। मैंने इसी तरह H2 निकालना है, इसी तरह निकालना है, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। अब इसी तरह कैसे निकलेगा, देखो सिंपल सी बात है, सेकंड ट्रायंगल में अगर आप गौर करो तो उसकी बेस क्या है, उसकी बेस है U से लेकर B तक, वो कितनी है, वो भी 50 है।
ठीक है, उसकी भी बेस गिवन है, उसका एंगल भी गिवन है थीटा, और उसका हमने परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब उसकी हाइट निकालनी, तो उसमें भी tan थीटा ही लेंगे। अब थीटा 13 लेंगे, बेस तो वही है 50 है, और हाइट वहां से निकल आएगा। तो सेम अब आप कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करोगे, ए डी यू बी। अब क्या कंसीडर करोगे, इन ट्रायंगल डी यू बी, tan क्या लोगे, tan ऑफ 18 डिग्री परपेंडिकुलर अवर बेस। अब इसका परपेंडिकुलर क्या था इस ट्रायंगल में, इसका परपेंडिकुलर हमारा बनता था हाइट टू, सेकंड हाइट, इसमें बनता था h2, और बेस क्या बनती थी, बेस वही u से b तक वो 50 बनती थी, तो ये आ गया 50। यहां से आप h2 निकालो, तो h2 क्या बनेगा, h2 विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई tan 18 डिग्री। tan 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan 18 की वैल्यू कैलकुलेटर से पुट कर दोगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.32492। मल्टीप्लाई किया तो क्या बना हमारे पास, h2 विल बी इक्वल्स टू 16.25 मीटर, ये मेरे पास आ गया है h2। अब डिफरेंस ऑफ हाइट, मतलब h2 माइनस h फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ हाइट्स, difference of height will be equals to second height minus first height, it will be 16.25 minus 11.54, ये दोनों मीटर में है, तो सॉल्व करके दोनों का माइनस करके क्या आ जाएगा, h2 माइनस h1 विल बी इक्वल टू 4.7 मीटर। तो ये आपके पास आ गया है कि सेकंड ट्री जो है वो फर्स्ट वाले से 4.7 मीटर हाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री टी इज 27। एक आपके पास है ट्री, यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपके पास आ गया है जी ट्री, ठीक है, ये आपके पास आ गया है ग्राउंड। तो यहां से इसके टॉप पे वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बन रहा है एंगल, ये समझो ट्री है, ठीक है, इस तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 27 डिग्री। अब फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जिस पॉइंट पे वो खड़ा हुआ है वो पॉइंट समझो ए है, ये पॉइंट बी है, उसका जो बेस है ये पॉइंट सी है, तो जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ है ए से ही, अब आगे सिचुएशन क्या है, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हॉक इज फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द ट्री। एक हॉक है, मतलब एक बाज है, वो आपका इसी ट्री के टॉप के थोड़ा ऊपर है, यहां पे समझो वो हॉक है, एच ही पॉइंट नाम दे देते। तो इस पॉइंट पे आपका सेम बंदा यहीं पे जो खड़ा हुआ है वही क्या बना रहा है, इस हॉक तक का जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, 43 डिग्री बना रहा है। ये क्या बना रहा है, 43। पहला एंगल कितना था, 27, तो मैं इसको थोड़ा अंदर करके लिख देता हूं, ये आपका बन गया है, पहले वाला एंगल जो था वो आपका था 27, और दूसरा जो एंगल बना है जो इसके साथ बना है ये आपका कितना है, 43 डिग्री। इसको ऊपर कंप्लीट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हॉक है और यहां पे ट्री का टॉप है, ठीक है, ये हॉक का यहां पे है। द ट्री इज 12.5 मीटर टॉल, ट्री की लेंथ दे दिया, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन कितना है, 12.7 मीटर, ये दे दिया। हाउ हाई इज द हॉक अबव द ग्राउंड, हमने बताना है कि हॉक कितना ऊपर है, मतलब आपने बी से लेकर वैल्यू बतानी है एच तक की, ये हमने बतानी है बी टू एच, क्योंकि हॉक तक की जो हाइट बनी है वो बन रही है बी टू एच, ये हमने फाइंड करना, ठीक है। गिवन क्या क्या वो भी लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे बी टू सी, ये हमारे पास एक गिवन है बी टू सी, मतलब कि उस ट्री की लेंथ वो हमारे पास कितनी है, 12.7 मीटर। एंड दो एंगल हमारे पास गिवन है, दो एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल के, एक छोटी ट्रायंगल में गिवन है, ठीक है, ट्रायंगल में आपका आप यूं कह सकते हो कि इन ट्रायंगल जो छोटी ट्रायंगल वो क्या है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास थीटा क्या है जी, थीटा इज 27। और इन ट्रायंगल जो बड़ी ट्रायंगल है ए बी और एच जो हॉक के साथ बन रही है, ए बी और एच, इसके अंदर हमारा पास थीटा क्या है, वो 43 डिग्री, ठीक होगी बात। अब तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, देखो मेथड क्या है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइंड करोगे एक चीज की वैल्यू, जिस तरह से देखो यहां पे
आपको अगर हॉक की बतानी है, बी टू एच बताना है, तो बी टू एच का हमारे पास मसला क्या है, इस ट्रायंगल में गौर से देखो, बड़ी ट्रायंगल में ए बी एच में आपको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ आपको एक चीज पता है, वो क्या है, 43 डिग्री, बस। उसके अलावा ए बी एच में देखो, ए बी उसकी हमें नहीं पता वैल्यू, बी एच वो तो वैसे ही फाइंड करना है, ए एच वो भी नहीं पता, इसका मतलब है और कुछ भी नहीं देंगे वन। अभी तक हम सारा यही पढ़ते आ रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास अगर एक एंगल है, एक साइड भी हमारे पास और आ जाए तो हम डाटा निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, हमारे पास छोटी ट्रायंगल का डाटा गिवन है। छोटी ट्रायंगल का एंगल क्या गिवन है, छोटी ट्रायंगल का एंगल है 27 डिग्री, और छोटी ट्रायंगल की हाइट भी गिवन है, मतलब बी टू सी, ये हाइट भी गिवन है, वो कितनी है, 12.5 मीटर। तो अगर एक एंगल और एक हाइट गिवन हो तो मैं उससे एक चीज निकाल सकता हूं, और वो मैं निकालूंगा बी टू सी। जब ये निकालूंगा तो इसका फायदा क्या होगा, देखो बी टू सी निकालने से फायदा होगा, क्योंकि ए टू बी बोल रहा हूं, बी टू सी बोल दिए, ए टू बी निकालूंगा तो उसका फायदा होगा, ए टू बी जो लाइन है वो आपकी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ए टू बी जो है वो आपकी ए बी सी ट्रायंगल में भी है और ए बी एच ट्रायंगल में भी है, मतलब अगर आपकी यहां से कैलकुलेट हो जाती है तो वो आप ए बी एच ट्रायंगल में यूज कर सकेंगे। फिर हमें उसकी एक साइड पता चल जाएगी, एक एंगल वैसे ही पता है, उससे फिर मैं इजीली बी एच मतलब उसकी हाइट फाइंड कर लूंगा। ठीक होगी बात। सो पहला मेरा टारगेट ये होगा कि वी विल फाइंड लेंथ ए बी, ये हम फाइंड करें। ठीक है, अब ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसकी मदद से बाद में फिर हमारा ये बी एच फाइंड होगा। ठीक है, तो वो कहां से कैलकुलेट होगा, जिस तरह अभी हमने समझा कि हमने छोटी ट्रायंगल में पहले देखना है। छोटी ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करते हैं तो मैं ले लेता हूं, स्मॉलर ट्रायंगल इज इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का डाटा लिखें तो क्या है, उसका थीटा हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, थीटा उसका कितना है, 27 डिग्री। ए बी सी ट्रायंगल की बात हो रही। इसी तरह ए बी सी में अगर देखा जाए तो बी टू सी जो है, जो हाइट ऑफ ट्री गिवन है फिगर में सामने, वो कितनी है, 12.7 मीटर। तो ये मेरे पास उसकी हाइट भी गिवन है, ये इसका बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी गिवन है। और मेरा टारगेट है कि मैंने फाइंड करना है ए बी, तो ए बी हमने फाइंड करना है, और ए बी अगर देखा जाए तो फिगर के लिहाज से इसकी क्या बनती है, बेस। तो मैं ये इसमें फाइंड करूंगा। तो यहां से क्लियर नजर आ रहा है कि थीटा एंगल गिवन हो और परपेंडिकुलर गिवन हो, तो मैं वहां से बेस कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं यूज करूं tan थीटा। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा। थीटा कौन सा यूज होगा, एबीसी ट्रायंगल की बात हो रही है, एबीसी छोटी ट्रायंगल है, मतलब छोटा एंगल आपका यूज हो जाएगा, tan थीटा विल बी 27 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, tan 27 के बाद मतलब वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है जी, 12.7 डिवाइडेड बाय बेस इज अननोन, बेस हमारी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, बेस इज ए बी, ये हमने फाइंड करनी है। तो ए बी सी को मैं लेफ्ट साइड पे ऊपर ले जाऊंगा और tan 27 को नीचे ले आऊंगा, ये बन जाएगा ए बी विल बी इक्वल्स टू, ए बी है ये, विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 12.7 डिवाइडेड बाय tan 27 डिग्री। tan 27 डिग्री की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ए बी विल बी इक्वल्स टू 12.7 डिवाइडेड बाय tan 27 इज इक्वल्स टू 0.5095, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास निकल आया है जी ए बी का मॉड। ए बी इज इक्वल्स टू 20 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24.926 मीटर, ये मेरे पास निकल आया ए बी। अब ये ए बी क्यों फाइंड कर लेते, क्योंकि ए बी इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल और ग्रेटर एज वेल एज फॉर स्मॉलर ट्रायंगल। अब आप बड़ी ट्रायंगल हो गए, बड़ी ट्रायंगल में मतलब इन ट्रायंगल ए बी एच, ए बी एच लोगे तो उसमें हमने क्या फाइंड करना है, थीटा हमारे पास क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 43 डिग्री, ये गिवन है। बड़ी ट्रायंगल में आपने बी टू एच, ये हमारा इसका क्या बनता है, बी टू एच इसका बन जाता है परपेंडिकुलर, ये हमने फाइंड करना था बेसिकली, बी टू एच जो उसकी हाइट थी ये फाइंड करना था। और तीसरी चीज क्या गिवन थी, ए बी, ये जो हमने अभी कैलकुलेट की है ए बी जो कि हमारी इसकी क्या बन रही है, बेस बन रही है, विच इज इक्वल टू 24.96। तो ये आपके पास डाटा गिवन है।
ये आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है और बेस इन्वॉल्व है, तो दोबारा से क्या ले लेंगे, tan थीटा। सो tan थीटा, थीटा कौन सा है जी, 43, tan 43 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय base, and perpendicular is unknown, and it is also denoted by BH divided by base. Base is 24.96। यहां से आपने फाइंड क्या करना है, BH। तो BH का वही रहने देंगे 24.96, उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो BH लिखा जा सकता है, BH कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 24.96 into tan 43 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे तो tan 24.96 into tan 43 डिग्री इज इक्वल टू 0.9325। So by multiplying them we will get BH is equals to 23.2 मीटर। ये आपके पास आ गया है जी कि कितना होगा आपका उसकी बेस से हाइट पर है। Now in question number 14, this diagram shows that a falcon F on tree, एक falcon F ये आपका है जी ट्री पे, यहाँ पे कर लिया F, ठीक है, ये ट्री पे है। पहली बात ये है कि इस क्वेश्चन में आसान चीज ये है कि फिगर गिवन है, ठीक है, उसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद स्क्विरल S एंड अ चिपमंक C ऑन द ग्राउंड, S और C ये दोनों ग्राउंड पे है, जैसे नीचे बने हुए भी हैं। ये आपका आ गया यहाँ पे एक समझो चिपमंक है और ये स्क्वायरल, मतलब कि गुलैरी नुमा, और वो वहां पे आ गया दो परिंदे समझो यहाँ पे आ गया, और एक जो फाल्कन है वो ऊपर। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है जिस तरह से होता है ना कि ये इनका शिकार करने वाला या मारने वाला, कुछ वो सिचुएशन है। खैर, ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फाल्कन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल दो बने हुए हैं, क्या क्या है, 36 डिग्री और 47 डिग्री। हाउ फार अपार्ट आर द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, समझने वाली बात यह है कि कितना दूर है ये दोनों एनिमल एक दूसरे के पास से, ये दोनों एक दूसरे के पास से ये कितने गैप है, मतलब हमने इन दोनों के दरमियान का गैप अगर आप देखो तो ये फाइंड करना है, डिस्टेंस CS ये हमने फाइंड करना है, ठीक होगी बात, इन दोनों के दरमियान का गैप। अब इसको थोड़ा सेटल कर लेते हैं। सबसे पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसको अल्टरनेट एंगल नीचे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे एक आसान एक ट्रिक भी बता रहा हूं कैसे बनाया जाता है। 36 जो है, 36 देखो ऊपर वाली लाइन पे जाके एंड हो रहा है, तो वही लाइन नीचे एक्सटेंड करोगे तो वो पॉइंट आ रही है, लाइन कहां तक आ रही है, S तक आ रही है, तो उसी के साथ पे 36 बनाओगे, यही आ जाएगा 36। और 47 अगर आप देखो तो 47 किसके साथ एंड हो रहा है, इस लाइन के साथ, तो इस लाइन को नीचे लेके आओगे, ये नीचे लाइन आ रही है पॉइंट C तक, तो इसके साथ आप एंगल बना दोगे कि ये कितना है, 47 डिग्री, ठीक होगी बात, एंगल भी बन गए। अब मैं किस तरह से CS की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अगर G to S ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, G to S मतलब कि ये अगर आप कैलकुलेट कर लो कि यहां से यहां तक कितना है डिस्टेंस फ्रॉम दिस G to S, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम G to S DS से डिनोट कर दो। डिस्टेंस कहां से कहां तक है, यहां से लेकर S स्क्वायरल तक है, तो डिस्टेंस DS से डिनोट कर दिया। अगर आप ये कैलकुलेट कर लो, फिर दूसरा आप क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करो, दूसरा आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो डिस्टेंस फ्रॉम G to C, इस C तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम D to C तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। फिर क्या होगा, फिर आप इस S तक के डिस्टेंस में से ये C वाला पोर्शन निकाल दो। C वाला पोर्शन देखो कहां तक है, यहां तक है, तो ये पिछला सारा अगर आप पोर्शन निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ ये C to S का ही डिस्टेंस बनेगा। समझ आ रही बात, इसका मतलब है अगर फिगर के लिहाज से देखा जाए तो दिस CS डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम DS इज द डिफरेंस ऑफ टू डिस्टेंसेस, कि आप DS ये डिस्टेंस निकालो पूरा, उसमें से फिर C वाला डिस्टेंस निकालो और वो माइनस कर दो, तो ये आपका निकल आएगा CS के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक होगी बात। तो बेसिकली यहां पे आप इसको बेशक इक्वेशन का नाम दे दो और आप वन बाय वन क्या कैलकुलेट करो, पहले DS निकालो, फिर DC निकालो और फिर दोनों को माइनस कर दो, ठीक होगी बात। अब DS और DC क्या है, देखो DC आपका क्या है, DC अगर आप देखा जाए तो आपका बेस बन रही है छोटी ट्रायंगल की, DC जो है वो आपकी छोटी वाली ट्रायंगल की बेस बन रही है किस, और
जी टू सी, अब दोनों ट्रायंगल अगर आप देखा जाए तो आपकी एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एफ जी सी, एफ जी सी ये छोटी ट्रायंगल होगी। इसमें अगर आप देखो तो डिस्टेंस इसका कौन सा बन रहा है, डी टू सी, ये इसका डिस्टेंस बन रहा है, इसकी बेस का डिस्टेंस बन रहा है। और अगर ट्रायंगल आप बड़ी लो, बड़ी ट्रायंगल क्या होगी, एफ जी तो दोनों में कॉमन है, सी की बजाय मैं क्या लूं, एस लूं, तो ये आपका डिस्टेंस, इसकी जो बेस बनती है एफ जी एस, बड़ी ट्रायंगल की बात हो रही, इसकी जो बेस बनती है नीचे वाला पोर्शन बनता है वो बनता है डी टू एस। ठीक होगी बात। तो वन बाय वन मैं दोनों ट्रायंगल लूंगा और दोनों की बेस फाइंड करूंगा। अब देखते हैं कि उसके बारे में डाटा क्या गिवन है। डाटा हमारे पास गिवन है, दो एंगल गिवन है और एफ जी जो कि दोनों ट्रायंगल का कॉमन परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन परपेंडिकुलर। तो मैं एक एक ट्रायंगल लेता हूं और दोनों की वन बाय वन बेस निकालता हूं, फिर डिफरेंस ले लेंगे। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, पहले एक कंसीडर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल ले लेते हैं एफ जी सी, इन ट्रायंगल एफ जी सी। इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल का थीटा क्या है, इस ट्रायंगल का थीटा ये है, तो वो लिख लिया, थीटा इज इक्वल टू 47 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब एफ से जी तक, सो एफ जी, ये हमारे पास इसका क्या है, परपेंडिकुलर, इसके साथ बेशक परपेंडिकुलर भी लिख लेते हैं। इस परपेंडिकुलर वो कितना गिवन है, 15 मीटर। ठीक है, इस ट्रायंगल की बेस क्या है जो कि अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डी टू जी टू सी, ये हमारे पास बेस क्या है, जी टू सी, जी टू सी, ये हमारे पास इसकी बेस है, जो कि इसकी आगे बेस इज इक्वल्स टू कितनी है जी, ये हमने फाइंड करना है। इसको डिनोट हमने किससे किया, डिनोट भी कर लो या वैसे भी लिख सकते हो, डीसी से डिनोट है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है, तो वही दोबारा से वही काम tan थीटा लेंगे। सो tan थीटा, थीटा इसका क्या चाह रहा है, 47 डिग्री, तो tan 47 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है जी, परपेंडिकुलर इज 15 और बेस किससे डिनोट हुई है, डी सी से। यहां से डी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी सी लेफ्ट साइड पे ऊपर चला जाएगा और tan 47 नीचे आ जाएगा, तो डी सी कैन बी रिटन एज 15 डिवाइडेड बाय tan 47 डिग्री। tan 47 डिग्री की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय tan 47 इज 1.0724, डिवाइड किया, सो डी सी की वैल्यू निकल आई मेरे पास, फाइनल वैल्यू 13.987 मीटर इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डी सी। ठीक होगी बात। अब यही सेम प्रोसेस हम करेंगे डी एस के लिए। उसके लिए डी एस, जाहिर सी बात है, डी एस बड़ा डिस्टेंस है तो बड़ी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो बड़ी ट्रायंगल क्या है जी, इन ट्रायंगल। अब यहां से इसका क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इन इसको भी इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं, क्योंकि ये मैंने 2 और फिर अगली जो निकलेगी डीएस, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 जो शुरू में ली थी उसमें पुट करनी। सो इन ट्रायंगल एफ जी एस, उसमें अगर आप ट्रायंगल थीटा लेते हो तो क्या बनेगा, tan, बड़ी ट्रायंगल की बात है, बड़ी ट्रायंगल में थीटा क्या है जी, 36 डिग्री, उसका परपेंडिकुलर क्या है 15 और उसकी बेस क्या है, डी सी, सॉरी डी एस, ये सारी उसकी बेस है। तो इस सारा पुट कर देते हैं, tan थीटा, थीटा इज 36 डिग्री एंड परपेंडिकुलर इज 15 एंड बेस इज डी एस। ठीक होगी बात। ये मैंने सारा बड़ी ट्रायंगल में tan थीटा ले लिया। डी एस कैसे कैलकुलेट होगा, डी एस विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय tan 36 डिग्री। 15 डिवाइडेड बाय tan 36 इज 15 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.7265 विच विल बी इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ds का, ds विल बी इक्वल टू 20.647 मीटर। ये मेरे पास आ गया है जी ds, ये मेरे पास क्या आ गया, ds मीटर। ये ब्लॉक इसके ऊपर भी आ जाएगा, मीटर बेसिक के अंदर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब हमने शुरू में क्या लिखा था कि इन दोनों के दरमियान जो गैप था वो किससे डिनोट होता है। सो यहां पे गैप बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान क्या था, गैप डी एस माइनस डी सी के इक्वल था। डी एस मतलब 20.06
647 माइनस डी सी हमारा क्या था जी 13.987, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर 6.66 मीटर। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल गैप। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15, टू वायर्स सपोर्ट अ फ्लैग पोल एफ एच हमारे पास फ्लैग पोल आ गया यहां से यहां तक, मतलब ये आपके पास आ जाता है यहां से यहां तक सारा एफ एच, ये फ्लैग पोल आ गया। फर्स्ट वायर इज 11.2 मीटर लॉन्ग। सबसे पहली चीज इसमें मैंने बताया लेबलिंग आपकी सारी हुई हुई है, तो इसमें इतनी ज्यादा आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो एफ एच एक वायर की लेंथ दी हुई है, ये समझो एक पोल है और एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, उसका दो डिफरेंट स्पॉट्स पे जी पे भी और एच पे भी ना दोनों वायर्स उसने अटैच की हैं। एक वायर की लेंथ दी हुई है 11.2 और विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका एंगल भी दिया हुआ है कि 39 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड वायर हैज एन एंगल ऑफ 47 डिग्री, सेकंड एंगल का ये एंगल दे दिया 47 डिग्री है। बताना क्या है, हाउ टॉल इज फ्लैग पोल, हाइट बतानी है बेसिकली, आपने बताना है क्या है एफ एच। तो अगर फिगर के लिहाज से देखा तो आपने फाइंड करना है एफ एच, आपने फाइंड करना है एफ एच, ये आपने करना है फाइंड एफ एच, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी, ठीक है। अब एफ एच अगर देखा जाए तो बड़ी ट्रायंगल में है, वो बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, ई एच एफ, ई एच और एफ, ये आपकी बड़ी ट्रायंगल है, ये आपकी क्या है बिगर ट्रायंगल या लार्जर ट्रायंगल, ये आपकी बड़ी ट्रायंगल है। इसमें एफ एच जो बन रहा है ना वो इसका समझो परपेंडिकुलर बन रहा है, ई एफ एच या ई एच एफ, ये अब इसका परपेंडिकुलर बन रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली क्यों नहीं कैलकुलेट हो सकता। देखो एफ एच जो है बड़ी ट्रायंगल में कोई भी डाटा गिवन नहीं है, सिर्फ एक एंगल गिवन है 47 डिग्री। इस तरह का हम पहले भी एक पार्ट कर चुके हैं, 47 डिग्री सिर्फ एंगल गिवन है और कोई चीज गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटी ट्रायंगल लूंगा, छोटी ट्रायंगल में दो डाटास गिवन है, एक क्या है, एक है 39 डिग्री एंगल गिवन है और इसका हाइपोटेन्यूज भी गिवन है छोटी ट्रायंगल में 11.2। उससे मैं इसकी कॉमन लाइन फाइंड करूंगा या कॉमन साइड फाइंड करूंगा, उससे मैं इसकी क्या फाइंड करूंगा, बेस ई एच फाइंड करूंगा। ई एच ऐसी साइड है जो कि छोटी ट्रायंगल में भी है और बड़ी ट्रायंगल में भी है। तो मेरा अगर ई एच कैलकुलेट हो गया तो बेस मेरे पास आ जाएगी और एंगल 47 डिग्री पहले से है, तो बेस और एंगल की मदद से मैं फिर उसकी हाइट फाइंड कर लूंगा, ठीक हो एक बार। सो पहला टारगेट मेरा क्या होगा, एफ एच से भी पहले मैं क्या निकालूंगा ई एच, पहले मैं क्या निकालूंगा ई एच, फिर उसकी मदद से एफ एच निकलेगा, ठीक है। अब वो कहां से निकलेगा, छोटी ट्रायंगल से, तो पहले मैं कंसीडर करता हूं स्मॉलर ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल क्या है, ई एच एंड जी, ई इन ट्रायंगल ई एच एंड जी, छोटी ट्रायंगल आ गई। इसमें थीटा क्या है, छोटी ट्रायंगल का एंगल कितना है जी, छोटी ट्रायंगल में 39 डिग्री एंगल आ गया, ये मेरे पास एंगल आ गया। और क्या गिवन है, उसके बाद मुझे गिवन है जी इसका हाइपोटेन्यूज ई टू जी, ई टू जी, ये इसका क्या बनता है, ये इसका बनता है हाइपोटेन्यूज, ये मेरे पास गिवन है कितना है 11.2 हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब फाइंड मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं फाइंड ये करना चाह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, ई से लेकर एच तक जो कि मेरी कॉमन लाइन है। तो ई एच जो कि हमारी इस फिगर के लिहाज से क्या बनती है, इसकी बेस बनती है, ये मैंने क्या करना है कैलकुलेट, ठीक होगी बात। अब बेस और हाइपोटेन्यूज ये दोनों इन्वॉल्व है और एंगल इन्वॉल्व है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में इन्वॉल्व होते हैं, कॉस थीटा में। सो कॉस थीटा, थीटा हमारे पास क्या होगा इस ट्रायंगल का 39, सो कॉस 39 डिग्री विल बी इक्वल्स टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज अननोन, वो हमने फाइंड करनी है, ई एच वो हमने फाइंड करनी है, एज इट इज लिख देंगे, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 11.2। तो जस्ट आप ई एच कैसे फाइंड करोगे, ई एच को यही रहने दोगे और उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई एच इज इक्वल्स टू 11.2, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 11.2 इनटू कॉस 39 डिग्री। कॉस 39 किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं आंसर देख देता हूं कि आपके पास ई एच जो आएगा वो आपके पास आएगा 8.7
मीटर। कॉस 39 डिग्री की वैल्यू पुट करके मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब EH क्यों फाइंड किया? अब मैं EH अगर यहां पे लिख दूं कि EH कितना है 8.7 मीटर, तो फिगर के लिहाज से आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हमें आसानी होगी है। अब मुझे बड़ी ट्रायंगल में जब लूंगा EHF, तो उसमें मुझे एंगल भी पता है 47 डिग्री और उसकी बेस भी पता है EH कि 8.7 है। तो ये दोनों चीजों की मदद से मैं फिर EFH जो हाइट मैंने फाइंड करनी है वो मैं फाइंड कर लूंगा। ठीक होगी बात? तो मैं क्या लिखूंगा, अब ट्रायंगल बड़ी लिख लूंगा, इन ट्रायंगल EHF, थीटा उसका क्या है बड़ी ट्रायंगल का 47 डिग्री। ठीक है, और उसका हमने फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर HF, ये हमने फाइंड करना है। ये इसका क्या बन रहा है बेसिकली परपेंडिकुलर, ये हमने करना है कैलकुलेट। और EH हमारे पास गिवन है जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया। सो EH which is the base of this figure is equals to 8.7। तो अब कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए हैं, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं, tan थीटा में। सो वी विल अप्लाई tan थीटा, थीटा इसका क्या है जी 47 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय base, and perpendicular is unknown HF height of pole divided by base which is equal to 8.7। so HF यहीं पे रहने देंगे, दूसरा उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। HF क्या निकलेगा, HF कर लो या FH कर लो एक ही बात है, इज इक्वल टू 8.7 इंटू tan 47 डिग्री। tan 47 की वैल्यू निकाल के कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा 9.3 मीटर। सो HF विच इज एक्चुअली द हाइट ऑफ पोल, ये हमारे पास आ गई है 9.3। ठीक होगी बात, एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई है। इसके अलावा नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.3।